बहुत स्वागत है। और सुधा जी एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं और पर्यावरण प्रेमी हैं। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी, ऐसी एक जो शिक्षिका जो कि बाल मन को पढ़ती हैं, एक ऐसी शिक्षिका जिनको कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हैं, एक ऐसी आप बोल सकते हैं नागरिक जिनको ये चिंता है कि हमारे पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित किया जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सुधा जी। नमस्कार मीनू जी। और अब हम सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप इतने सारे काम जो हैं आपने अब तक अपनी जिंदगी में किए हैं और हम देखते आते हैं भोपाल के अधिकांश पटल पर, अधिकांश कार्यक्रमों में मैं आपकी कहानियों को सुनती हूँ। आपका जो वाचन की जो शैली है अद्भुत है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। आपका जन्म कहाँ हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और भी जो बातें आप साझा करना चाहें। मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश में आगरा शहर में हुआ था। मेरे माता पिता ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे। पिताजी जो है सरकारी सर्विस में थे, लेकिन उन्होंने सर्विस को छोड़कर व्यापार की तरफ रुझान किया और मध्य प्रदेश में आ गए। माँ वहीं गांव में थी, तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी प्राइमरी शिक्षा जो है गांव के 4 किलोमीटर दूर एक स्कूल में हुई जो रोड के किनारे था। और वहां से मैं 5वीं पास करके फिर मध्य प्रदेश के हरदा शहर में आई और बाकी हायर सेकेंडरी और कॉलेज की शिक्षा मैंने हरदा से की। और उसके बाद ही मेरी सर्विस के लिए मैं शिक्षा विभाग में नियुक्ति हुई। वो भी परसेंटेज बेस पर हुई थी मेरी। हायर सेकेंडरी में मेरे हाईएस्ट परसेंटेज थे, उस आधार पर मेरी नियुक्ति शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर हुई। जी, आपका जो सिलेक्शन हुआ है मेरिट बेस हुआ है, तो इसका मतलब कि बचपन से ही आप बुद्धिमान तो रही हैं। मेरिट में आना, इतने अच्छे परसेंटेज लाना हर व्यक्ति के बस की बात तो नहीं है। और जैसे कि हम जानते हैं कि उस समय के यदि हम सामाजिक परिवेश को देखें तो उस समय लड़कियों का खासकर शिक्षित होना या उनकी शिक्षा पर ध्यान उतना नहीं दिया जाता था। प्रमुखता से शादी ही हमेशा माँ बाप की नजर में होती थी। तो आपके परिवार का वो व्यक्ति जो आपकी इस प्रगति में जिसकी अहम भूमिका रही है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आपने सही कहा मीनू जी। उस समय मेरी 2 बड़ी बहनें भी थी आगरा में। उन दोनों की शादी 15-15 साल में हो गई थी। अब मेरा नंबर था। पिताजी ने मेरे लिए लड़के देखना शुरू कर दिए थे, लेकिन मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं शादी करूं। मैं आगे पढ़ना चाहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि हम उत्तर प्रदेश छोड़कर मध्य प्रदेश में आ गए। यहाँ मुझे वातावरण इस प्रकार का मिला जिसमें मेरे बड़े भाई जो अब मशहूर वो एडवोकेट हैं और काफी नाम है उनका, रमेश चंद्र शर्मा हरदा से। उन्होंने जब हायर एजुकेशन ले ली, MA LLB किया और भी बहुत सारी डिग्रियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम बाद की दोनों बहनों ने भी कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करी। MA किया अर्थशास्त्र में और BA में हमारा साहित्य था। उस समय भी मेरी साहित्य में रुचि थी और मैं कॉलेज में जो भी कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। अच्छा, तो आपने जैसे कहा कि आप जब शिक्षिका के रूप में आपने जब अपना जो जर्नी है, आपकी लाइफ की जो जर्नी है स्टार्ट किया, आपका करियर जो है स्टार्ट किया, लेकिन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कहीं ना कहीं आपके अंदर जो साहित्य का कीड़ा है वो काटने लगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर साहित्य के प्रति रुचि जागृत हो गई। तो ऐसा कुछ वाकया जो बताइए जिसके कारण आपको लगा कि नहीं, मुझे लेखन भी करना है, सिर्फ शिक्षण ही मेरा काम नहीं है, लेखन भी मेरी रुचिकर काम है और मैं इस काम में भी आगे बढ़ सकती हूँ। ऐसा कोई आपके जिंदगी का वाकया हमसे शेयर कीजिए। हाँ मीनू जी, सही है। मुझे समाज में व्याप्त जो बुराइयां हैं, जैसे स्त्री शिक्षा हुई या स्त्रियों के साथ में बुरा व्यवहार हुआ, या फिर बच्चे जो मेरे स्कूल में पढ़ते थे उन लड़कियों के प्रति अगर कोई अपमानजनक घटना घटी है तो उस पर मुझे बहुत क्रोध आता था।
या सरकार की तरफ से कोई सहायता उनको नहीं उपलब्ध होती थी, तो मैं उसके लिए बहुत दौड़ भाग करती थी। उनकी ट्यूशन की फीस वगैरह भरना या उनको किताबें दिलवाना, ये इसमें मैं आगे रहती थी। फिर क्या होता था, बहुत सारी प्रतियोगिताएं, जैसे कि मैं शाला में एनसीसी अधिकारी भी रही 10 साल, उसके बाद मैं गाइड कैप्टन रही। तो मैं बच्चों में, लड़कियों में खास तौर से आत्मविश्वास की भावना भरना चाहती थी कि ये छात्राएं किसी से पीछे न रहें। उस समय लड़कों को प्राथमिकता दी जाती थी, पढ़ाया जाता था, लेकिन मैं चाहती थी लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। तो मैं एनसीसी में उनको ट्रेन करती थी, उनमें देश के प्रति आत्मविश्वास, देशभक्ति की भावना परेड के लिए ले जाती थी। और मैं लगभग 20 साल तक गाइड की छात्राओं को राज्य स्तरीय परेड में लाल परेड ग्राउंड पर ले गई और इससे उनमें मेहनत करने की और मुकाबला करने की और सेना में या फिर पुलिस में जाने की भावना जागृत होती थी छात्राओं को। और उसके बाद जो भी प्रतियोगिताएं होती थी, मैं बच्चों को निबंध लिख कर देना या फिर भाषण लिख कर देना या स्वच्छता के ऊपर कविता लिख कर देना, ऐसे मैं उनको लिख कर देती थी। और उन बच्चों को हर जगह से पुरस्कार प्राप्त होता था। पुरस्कार चाहे एक पेन का हो या प्रमाण पत्र का, वो बच्चे उसको पाकर बड़े खुश होते थे और उनकी खुशी में मुझे अपनी खुशी दिखाई देती थी। फिर कई बार रास्ते में मेरा जो स्कूल था, शासकीय कस्तूरबा हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें मैंने 26 साल नौकरी करी, उसके पीछे ही बाल कल्याण शोध केंद्र था और जो उनके निदेशक थे आदरणीय महेश सक्सेना जी, आए दिन मुझे टकराते रहते थे आते जाते और बोलते थे इस कार्यक्रम के लिए बच्चों को ले आओ, झंडा वंदन है तो बच्चों को लेके आओ, बच्चों को भाषण दिलवाओ। तो मैं तैयार करके भेज देती थी। जब और बच्चे और जो साहित्यकार वहां बोलते थे तो मुझे लगता था कि यार मैंने लिखा, अरे बच्चों ने इतना अच्छा बोला, तो क्या मैं नहीं बोल सकती या मैं नहीं लिख सकती। वहीं से महेश सक्सेना जी मेरे गुरु रहे साहित्य के क्षेत्र के, और उनकी प्रेरणा से मैं साहित्य के क्षेत्र में कविता, कहानी, लघु कथा या बाल कहानियां लिखने लगी थी और मंच पर उनको सुनाने भी लगी थी। अरे वाह, क्या बात है। अभी आपने जो सारी बातें बताई, तो उससे आपका जो एक सशक्त नारी का जो पहलू है वो स्पष्ट उभर के सामने आ रहा है। एक साहित्यकार के अलावा एक जो मशहूर जो शिक्षक या उत्कृष्ट शिक्षक की, शिक्षिका की जो पहचान है, वो सारे गुण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। शायद इन्हीं सभी गुणों का जो परिणाम है कि आपको आपका जो काम है शिक्षक के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया और आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हम जानना चाहेंगे कि आपको कब राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और किसके हाथों से आपको ये सम्मान प्राप्त हुआ, और सम्मान प्राप्त होने के बाद आपको किस तरह से महसूस हुआ। ये सब आपकी जो भी पूरी जर्नी है उसके बारे में बताइए। सही पूछा। ये मेरी एक कठिन यात्रा थी। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो शिक्षक का जो नौकरी या पेशा कहेंगे, वो उस समय इतना महत्व नहीं रखता था। बच्चों से अगर पूछा जाता तो बच्चे बोलते थे हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, कोई कहता हम सेना में जाएंगे, कोई कहता मैं पुलिस में जाऊंगा, पता नहीं। लेकिन मुझे लगता था मैं शिक्षक ही बनना चाहती थी। एक बार मेरे स्कूल के सामने से एक बहुत भारी ढोल धमाके के साथ जुलूस निकल रहा था, तो हम सब लोग देखने के लिए खड़े हो गए। तो मैंने पूछा कि भाई कौन है? बोले ये सर हैं और इनको ये वहां बहुउद्देशीय शाला में पढ़ाते हैं, गुप्ता जी, और इनको जो है राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और इसलिए इनका इतना सम्मान हो रहा है। तो मैंने कहा ये पेशा जो मैं सोचती हूँ कि ये मैं कर रही हूँ, मैं दूसरी नौकरी ज्वाइन करूंगी, मैं इसमें जाऊंगी, सेना में जाऊंगी या बैंक में जाऊंगी, ये भी कोई खराब नहीं है। तो मैंने उसमें फिर लगातार मेहनत करना शुरू की और हमेशा जो भी मुझे निर्देश मिलते थे मैं उनको पूरा करती थी।
और अच्छे से अच्छे कार्य बच्चों को नए नए तरीके से सिखाती थी। जैसे मैंने कठपुतली कला का प्रशिक्षण लिया जयपुर और उदयपुर और दिल्ली से, तो मैं बच्चों को छोटी छोटी कहानियां कठपुतली के माध्यम से, कठपुतली के पात्रों के माध्यम से अभिनय करके, उनको संचालित करके और फिर सिखाती थी। साथ ही जैसा मैंने अभी बताया कि एनसीसी अधिकारी रही हूं मैं 10 वर्ष तक, तो बच्चों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। परेड करते करते मेरा भी और बच्चों का भी रंग काला हो जाता था, लेकिन बच्चे हिम्मत नहीं हारते थे। कदम ताल करना, परेड करना, लेफ्ट राइट करना, बच्चों में इतना जोश भरता था कि बच्चे बहुत ही सक्षम अपने आप को, लड़कियां खास तौर से महसूस करती थी। और साथ ही जो भी गतिविधि होती थी, मैंने स्कूल की भौतिक व्यवस्था के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए पेड़ पौधे लगाती थी, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए प्रयास करती थी। ये सब जब इसका राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मुझे रिकॉर्ड मांगा गया, तो ये सारा रिकॉर्ड अपने गाइड की ट्रेनिंग का, फिर गाइड के लगातार 20 वर्षों तक राज्य स्तरीय पुरस्कार में शामिल करने पर, या भौतिक गतिविधियों के लिए स्कूल में साफ सफाई के लिए, या लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट बनाने के लिए, ये सब व्यवस्था का रिकॉर्ड जब मैंने भेजा जिला शिक्षा अधिकारी, उसके बाद डीपीआई कार्यालय, लोक शिक्षण संस्थान, और उसके बाद मेरी फाइल जो है दिल्ली गई। और जब मुझे सूचना प्राप्त हुई कि आपका चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए कर लिया गया है, तो मुझे उस समय का वो जुलूस याद आ गया कि सच में राष्ट्रपति पुरस्कार जो है, राष्ट्रपति के हाथ से उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार पाना सचमुच बहुत सम्मान की बात है। और मैं खुशी खुशी दिल्ली गई। पूरे देश से शिक्षक वहां आए हुए थे, सभी राज्यों से, और मुझे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने हाथों से उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान दिया। तब मेरा हृदय बहुत ही गदगद हो गया कि सब सचमुच मेरी मेहनत सफल हो गई। आपकी ये सारी बातें सुन के मुझे भी बड़े ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठी हूँ जो कि जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए काम किया है, और उनकी सारी जो मेहनत है वो रंग लाई। जैसे कि हम देखते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम पढ़ते रहते हैं कि जब हम बच्चों की जो एजुकेशन की बात करते हैं कि उनकी शिक्षा कैसी हो, तो हम उनका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल हर तरह का जो डेवलपमेंट है वो उसको करने की बात करते हैं। लेकिन आपके दैनिक जो दिनचर्या है, दिनचर्या जो रही है, उसमें आपने बच्चों के बौद्धिक, मानसिक और भावनात्मक और सामाजिक सभी तरह के विकास को ऑलरेडी प्रायोरिटी दी। यही हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था का जो महत्वपूर्ण अंग है, उस तरह से फॉलो भी करना चाहिए। तो एक वो चीज की एक शिक्षक को आपने देखा ढोल धमाके के साथ में, और वो चीज आपके लिए प्रेरणा का काम कर गई, और उस दिशा में आगे बढ़ते हुए आपने अपना स्वप्न जो है वो साकार किया। तो हम फिर से आपको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, और इस तरह के और जो आपके स्वप्न हैं भविष्य में भी वो सारे पूरे हों। और अब हम देखते हैं कि जो आपकी पुस्तक है मेरा झूला बहुत ही न्यारा, बाल साहित्य की ये पुस्तक है। बहुत सुंदर सुंदर कविताओं का ये संग्रह है। तो ये जो कविता है, ये आपकी पुस्तक कब आई, और आपकी आगामी और कितनी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई हैं, इसके बारे में जानना चाहेंगे। यहाँ मुझे बहुत सारी पुस्तकें वैसे दिखाई दे रही हैं, और खासकर सभी जो अधिकांश बाल बच्चों के ऊपर ही है, चाहे वो कहानियां हों, उपन्यास हों, या फिर कविताओं की जो बात हो। तो भविष्य में भी आपकी क्या योजना है, और आपकी विधा कौन कौन सी है, जिसके बारे में भी आपने थोड़ा सा बताया, तो उसके बारे में और डिटेल जानना चाहेंगे। जैसे भी आपने कहा कि आपके प्रेरणा स्रोत आदरणीय महेश सक्सेना जी रहे हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व होना एक बहुत ही विरले व्यक्तित्व हैं। वो हर किसी को मोटिवेट करते रहते हैं, और उनके व्यक्तित्व से जब भी मैं भी मिलती हूँ तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो एक ये संदेश भी जाता है कि
हम भी अपने व्यक्तित्व में इस तरह की चीजें लाएं जो कि लोगों को प्रेरित करें। तो अब हम जानना चाहेंगे आपके संग्रह के बारे में और भविष्य की आपकी जो साहित्यिक जो भी आपने अपना जो क्या कह सकते उद्देश्य जो निर्धारित किए होंगे कि अब रिटायरमेंट के बाद मुझे ये करना है, जो भी करना है उसके बारे में आप कृपया बताएं। जी हाँ मीनू जी, बोलते हैं मैं रिटायर जरूर हो गई हूँ 2022 में, लेकिन टायर्ड नहीं हूँ। क्या बात है। रिटायर हो गई हूँ लेकिन टायर्ड नहीं हूँ, होना भी नहीं चाहिए। तो मैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जो साहित्यिक संस्थाएं हैं, और उन्हीं में मतलब अपने कभी कविता सुनाती हूँ, कभी कहानी सुनाती हूँ, लेकिन मेरे लेखन का क्षेत्र है मेरे बच्चे ही रहे हैं। बच्चों से जो मुझे प्रेरणा मिलती है या बच्चों को जो मैं सिखाना चाहती हूँ वो कहानियों के माध्यम से ही सिखाती हूँ या कविता के माध्यम से सिखाती हूँ। मेरी यह किताब 2021 में प्रकाशित हुई और इसकी सभी कविताओं में छोटी छोटी मतलब मिडिल एज जो वयस्क नहीं हुए हैं ऐसे बच्चों के लिए मैंने कविताएं लिखी हैं, जिसमें से बच्चों को संस्कार भी मिल रहे हैं और साथ में पशु पक्षी और शाला के बारे में या भालू के बारे में या दादा दादी के बारे में अच्छे संस्कार कि नानी क्या करती हैं और दादाजी क्या करते हैं। चलिए इसी बात पर एक कविता हो जाए, एक कविता हम सुनना चाहेंगे। बहुत उत्साहित हो गई हूँ मैं आपकी बातें सुनकर, तो एक कविता का भी आनंद लेना चाहेंगे। चलिए मैं सुनाती हूँ आपको, शिक्षा के ऊपर ही एक सुनाती हूँ। आलू बोला कविता है मेरी। आलू बोला। आलू क्या बोल रहा है देखिए, बच्चों को अगर जानवरों को माध्यम से या फलों के माध्यम से या सब्जियों के माध्यम से कोई बात समझाई जाए तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ये मैंने बात महसूस की थी, तो उसी पर मेरी एक रचना है आलू बोला। एक दिन आलू मम्मी से बोला, स्कूल में मेरा दाखिला करा दो। अच्छा। किसी तरह कुछ पैसे जोड़ो, किसी तरह कुछ पैसे जोड़ो, थोड़ा सा मुझे पढ़ा दो, थोड़ा सा मुझे पढ़ा दो। भिंडी तुरई टिंडा मिलकर मेरी हंसी उड़ाते, भिंडी तुरई टिंडा मिलकर मेरी हंसी उड़ाते। दिन भर में खेला करता और वे सब स्कूल को जाते, वे सब स्कूल को जाते। मूंगफली अदरक भैया की, मूंगफली अदरक भैया की पढ़ी किताबें मुझको ला दो। यहाँ वही संस्कृति है जो बड़े भाई बहनों की किताबें छोटे बच्चे पढ़ते थे कवर चढ़ाकर। आज की तरह नहीं कि वो रद्दी में दे दी जाए, उसको सुंदर कवर चढ़ाया जाता था, उसी पर लिखा है मैंने। लगाव होता था। हाँ बिल्कुल। मूंगफली अदरक भैया की पढ़ी किताबें मुझको ला दो। मटर टमाटर की कक्षा में, मटर टमाटर की कक्षा में मेरा नाम लिखवा दो। मटर टमाटर की कक्षा में मेरा नाम लिखा दो। गोभी गाजर मूली के संग खूब मजे से रहूंगा। गोभी गाजर मूली के संग खूब मजे से रहूंगा। करेला कटहल ककड़ी से कभी भी मैं ना लड़ूंगा, कभी भी मैं ना लड़ूंगा। जो पूछे झट बतलाऊं, जो पूछे झट बतलाऊं। कक्षा में अव्वल आकर के, कक्षा में अव्वल आकर के तुम्हारा नाम ऊंचा करूंगा। एक दिन आलू बोला मम्मी से मेरा दाखिला करा दो। किसी तरह कुछ पैसे जोड़ो, किसी तरह कुछ पैसे जोड़ो, थोड़ा मुझे पढ़ा दो। क्या बात है, बहुत ही शानदार कविता और बच्चों के मन भावन कविता है। बाल मनोविज्ञान आप बहुत अच्छी तरह से समझती हैं, क्योंकि आपने पूरा अपना जो जीवन है, अपनी जो सर्विस है बच्चों के बीच ही बिताई है, तो वो सारी चीजें आपकी कविता में स्पष्ट रूप से झलकती हैं।
और जैसा कि और भी पुस्तकें सामने पड़ी हुई हैं, तो हम इनके बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। ये कुछ किताबें और हैं जो साझा संकलन है। जी। सभी में मेरी कहानियां, बाल कहानियां छपी हुई हैं, और एक संकलन कहानी का मेरा तैयार है, जिसकी पांडुलिपि मेरी तैयार हो गई है। वो प्रकाशन के लिए मैं भेजने वाली हूँ। इसमें बच्चों के लिए बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानियां रहेंगी, जो आप सबको, सब बच्चों को पसंद आएंगी। इसमें मैंने जो विषय लिए हैं वो विषय स्वच्छता, पेड़ पौधे, और साथ ही जो है गणित दिवस, रामानुजन का भी दिसंबर में 22 तारीख को गणित दिवस गया, उस पर लिखी है। या फिर सफाई के ऊपर एक मेरी पॉक्सो एक्ट पर भी मैंने एक कहानी लिखी है, जो छात्राओं को जानकारी देती है कि किस प्रकार अगर उनके साथ में कोई दुर्व्यवहार होता है तो इस एक्ट के तहत वो थाने में या फिर अपनी माता पिता को शिकायत करेंगे, और वो लोग जाकर इस एक्ट के तहत कंप्लेंट दर्ज कराएंगे। तो जो मैंने अपने वातावरण में देखा उन्हीं को कहानियों में ढालने की कोशिश की है। एक कहानी मेरी चोर नाला है। आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि चोर नाला, चोर नाला विदिशा का एक नाला है, उसका नाम ही चोर नाला है। अच्छा। और किस प्रकार वह चोरी से उसमें प्रदूषण युक्त झाग वाला, साबुन वाला या जहरीला लिक्विड मिलाया जाता है, और उससे, उस पानी से सब्जियां उगाई जाती हैं। उस पर मैंने कहानी लिखी है, तो शीघ्र ही प्रकाशित होगी, और वो संकलन आपके हाथ में अवश्य आएगा। सामाजिक संदेश देते हुए अलग अलग तरह के संदेश जो है, पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश है, सजगता का भी संदेश है, और आपके कर्तव्य और अधिकारों का भी जो अलग अलग संदेश देते हुए आपकी जो कहानी है, हमारा भी इंतजार शुरू हो गया है कि आपकी ये पुस्तक शीघ्र ही प्रकाशित हो और हमारे हाथों में आए। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपको वैसे बहुत सारे सम्मानों से आप सम्मानित हैं। 2016 में तो आपको उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान मिला है, 2013 में भी उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान राज्यपाल महोदय के द्वारा प्रदान किया गया है। कादम्बिनी न्यू लक्ष्य समिति, पत्रिका, न्यूज़पेपर और भी अलग अलग संस्थाओं से आपको सम्मान मिला है। बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र और हिंदी लेखिका संघ, महिला काव्य मंच से भी आप सम्मानित हैं। कला मंदिर और वरिष्ठ मंच की आप सक्रिय सदस्य हैं, और अभी देख रहे हैं कि आपकी सदस्यता, थोड़ी सक्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर मंच पर आपको देखा जा सकता है। तो इसकी, इन सभी की जो इतना ऊर्जावान जो आपका जो व्यक्तित्व है, और साथ ही साथ आपकी जो जीवन शैली है, तो सही बात है कि आपको पुरस्कार मिलना ही चाहिए, और भविष्य में आपको इस तरह के सम्मान मिलते रहें, ये हमारी कामना है। और अभी तक जो जो आपको पुरस्कार मिले हुए हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। प्रमाण पत्र मिलना मेरे अंदर आत्मविश्वास भरता है। भले राशि ना मिले, लेकिन सम्मान तो प्रमाण पत्र से हो ही जाता है। मेरे पास कम से कम 100 के करीब, 100 के करीब प्रमाण पत्र हैं, जिसमें पल्स पोलियो की दवा से लेकर, जनगणना से लेकर, और शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्य करने से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक की यात्रा का पूरा विवरण मिल जाएगा। सबसे बड़ा सम्मान जो मेरा था वो राष्ट्रपति के हाथों प्रमाण पत्र और पुरस्कार मिलना था। राशि इतना मायने नहीं रखती, लेकिन सम्मान बहुत मायने रखता है। मुझे मुख्यमंत्री के द्वारा भी सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्यों के लिए शिवराज सिंह चौहान जी ने सम्मानित किया। उसके बाद हिंदी भवन से राज्यपाल नरेश मेहता जी ने भी मुझे उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान देकर सम्मानित किया। शिक्षा के क्षेत्र में पत्रिका समूह ने और भी अन्य समूहों ने मुझे सम्मानित किया है। अब जब मैं साहित्य के क्षेत्र में आ गई हूँ, तो मेरी ये जो किताब है, मेरा झूला बहुत ही न्यारा,
इसकी प्रिंटिंग, कलर और चित्रों के ऊपर भी मुझे जगह जगह से सम्मानित किया गया है। इस किताब पर मुझे 5 सम्मान क्या बात है। अभी तक साहित्य के क्षेत्र में मिल गए हैं। अरे वाह। अखिल भारतीय कला मंदिर ने सम्मानित किया। जी। कला गुंजन सम्मान कीर्ति श्रीवास्तव जी की जो संस्था है उन्होंने सम्मानित किया। लेखक संघ ने सम्मानित किया। और उसके बाद अभी मैं नागपुर गई थी। नागपुर से मुझे विदर्भ कला साहित्य सम्मेलन में भी इस किताब पर सम्मानित किया। और अभी अगला सम्मान तुलसी साहित्य अकादमी की तरफ से रत्नावली सम्मान इस पुस्तक पर अगले महीने दिया जाएगा। तो ये किताब बच्चों की मुझे बहुत प्रोत्साहित करती है और इसने मुझे सम्मान दिलाए। आगे मैं साहित्य के क्षेत्र में बच्चों के लिए और लघु कथा कहानियां में भी मेरी रुचि है। कई जगह मेरी लघु कथा प्रकाशित हो चुकी हैं, दैनिक भास्कर, पत्रिका आदि और कई किताबों में भी प्रकाशित हो चुकी हैं। आए दिन बाल भास्कर में मेरी बाल कहानियां प्रकाशित होती हैं और देवपुत्र बाल पत्रिका जो मध्य प्रदेश की प्रतिष्ठित बाल पत्रिका है उसमें भी मेरी कहानी दिसंबर में प्रकाशित हुई है। 2 कहानियां पहले भी प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत बहुत आपको बधाइयाँ। और मैं चाहूंगी कि आपको ये जो इस पुस्तक पे जो अब तक 5 सम्मान मिले, कुछ अखिल भारतीय सम्मान भी आपके नाम दर्ज हों, ऐसी मेरी कामना है। और ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि सीख लेने की भी आवश्यकता है कि जैसे हम पुस्तकों की संख्या बढ़ाते रहते हैं लेकिन पुस्तकों की जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम ही जाता है। तो इतना धैर्य हमें रखना चाहिए कि हमारा जो कार्य है वो इतना उल्लेखनीय कार्य हो कि जो भी पढ़े और उसको उस पुस्तक को एक प्रेरणा के रूप में ले और सम्मान करने की इच्छा अंदर से जागृत हो जाए। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक बात और, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आप आदरणीय सुनील जी की धर्मपत्नी हैं, जिनको कि वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। तो आप समाज सेवा भी करती हैं, साहित्य सेवा भी करती हैं, शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं ही, लेकिन सुनील जी के साथ रहते रहते और शायद उसके पहले भी, जैसे आपने जिक्र किया, पर्यावरण के प्रति जो आपको कुछ अपनी जिम्मेदारी जो महसूस होने लगी, तो उसमें भी आपकी कुछ ना कुछ सहभागिता अवश्य रहती होगी। उसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने मीनू जी। मेरी पर्यावरण पर भी पर्यावरण में भी बहुत रुचि है। मैं चाहती हूँ कि भोपाल की हरियाली, भोपाल की खूबसूरती और आसपास का वातावरण हमेशा हरा भरा रहे। और भी जगहों पर, हरदा है, टिमरनी है, खंडवा है, यहाँ जाकर भी हम कई बार बुरहानपुर में पौधारोपण कर चुके हैं। और पौधों के रोपित करने के साथ साथ पौधों को बचाने के लिए मैंने कई जगह बहुत भरसक कोशिश की है। और उनका पालन पोषण के लिए मेरी एक रचना लिखी थी जो काफी पॉपुलर हुई, प्रसिद्ध हुई, कि पौधे को लगाने के बाद, फोटो खिंचाने के बाद हम लोग पौधे को भूल जाते हैं और पौधा जो है अधमरा होकर वहां पड़ा रहता है। तो हमें पौधे तो लगाना चाहिए लेकिन साथ में उसका पालन पोषण अपने बच्चों के समान करना चाहिए। और साथ ही साथ हम औषधि पौधों के बारे में भी बताते हैं। औषधि पौधे हमारे घर के आसपास, जैसे आप सामने ये पौधा देख रहे हैं, ये दम बेल है। ये बेल की तरह बढ़ता है। इस पौधे की पत्तियों को खाने से सांस की बीमारी में कंट्रोल आता है और रुकती है और कफ जो है एकदम खत्म होता है। क्या बात। तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां, हठजोड़ है, एलोवेरा है, इनके बारे में, या फिर मुंगना की फली है, ये सब
हम बताते हैं कि आपके आसपास जो भी पौधे लगे हैं, एक भी पौधा बेकार नहीं है, व्यर्थ नहीं है। यहाँ तक कि घास भी, हरी घास भी जो है आपको दवा का काम कर सकती है, दूबा का काम कर सकती है। दूबा जो है, गणेश जी को हम दूबा चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? इसलिए कि दूबा से शरीर में, पेट में ठंडक पहुंचती है। तो ये जानकारी हमारे प्राचीन, हमारे जो पैतृक संपत्ति है, और हमारे ऋषि मुनि बताते रहते थे। चरक संहिता में भी लिखा है बहुत सी दवाइयों के बारे में। तो हम बच्चों को कम से कम इनसे परिचित तो कराएं। सही बात है। अगर बीमारी आने के पहले ही उनका इलाज कर लिया जाए, गिलोय को अगर लिया जाए, गिलोय का रस बनाकर उबाल कर उसको पिया जाए, तो उससे जो अपनी शरीर की शक्ति होती है वो एंटीबायोटिक का काम करती है और आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। इस प्रकार हम औषधि पौधों की जानकारी भी देते हैं और जगह जगह स्कूलों में कक्षाएं भी लेते हैं और बच्चों को जागृत भी करते हैं। इसके साथ एक बात और बता दूं, हम लोग माटी गणेश पर भी काम कर रहे हैं। मिट्टी के गणेश जी बनाना या गोबर के गणेश जी बनाना। आप हंसेंगे, गोबर गणेश जब कहते थे तो हंसी आती थी। गोबर गणेश का मतलब होता है मूर्ख, लेकिन हम गोबर और मिट्टी को मिलाकर गणेश जी और उसमें बीज रोपित करके, बीज को उसमें रोपित करते हैं और उसको घर में ही गमले में या टब में विसर्जित करते हैं और उससे जो है पौधा तैयार होता है। तो साक्षात गणेश के रूप में पौधा हमारे घर में विराजमान होता है। तो इस प्रकार की पर्यावरण की रक्षा के लिए बच्चों को हम जगह जगह जाकर जागृत करते हैं कि मिट्टी के गणेश बनाएं, गोबर के गणेश बनाएं और उससे जो है पर्यावरण को शुद्ध रखें। क्या बात है। तो सुधा जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके बारे में बहुत सारी बातें जो मैं भी नहीं जानती थी और जाहिर सी बात है इस जो वार्ता के द्वारा हमारे दर्शक भी आपकी जो बहुमुखी प्रतिभाएं हैं, आपका जो व्यक्तित्व है, उसके बारे में एक झलक तो जाहिर सी बात है मिलेगी ही। और बाकी आपकी पुस्तक और आगामी पुस्तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अब हम चलते चलते आप हमारे दर्शकों को जो भी संदेश देना चाहें, स्वागत है आपका। मेरा आप सबको यही संदेश है कि कोई भी नौकरी या कोई भी सर्विस छोटी नहीं होती। आप जहां हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे भी आप कहीं सरकारी नौकरी कर रहे हो, ईमानदारी से करिए और अपना संपूर्ण उसको दीजिए। आप ये मत समझिए कि नौकरी कर रहे हैं केवल तनख्वाह घर लेकर आ जाएं और उससे अपना घर परिवार में चले, लेकिन अगर आप संपूर्ण देंगे तो वो संपूर्ण लौटकर भी आपके पास आता है। आज भी जब बच्चे सड़क पर मिल जाते हैं और बड़े बड़ी नौकरियों में लग गए हैं, लड़कियां भी जब सड़क पर मिलने पर पैर पड़ती हैं और याद रखती हैं तो मन को बहुत प्रसन्नता होती है। तो आप बच्चों को कुछ दीजिए, किताबों के माध्यम से उन पर थोपने की कोशिश न कीजिए और उनको प्रयोग करके या करो और सीखो करके अगर सिखाते हैं और अपने जीवन से, अपने बच्चा जो है ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता है। अपन सिखाएंगे वो भली भूल जाएगा, लेकिन अपन जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनको देखकर बहुत सीखता है। तो अपना खुद का व्यक्तित्व भी आप ऐसा रखिए कि बच्चा आपसे देखकर, आपसे प्रेरणा लेकर आपको अपना, जैसे हीरो हीरोइन अमिताभ और दुनिया भर के लोगों को वो अपना रोल मॉडल मानता है, ऐसे एक शिक्षक को भी रोल मॉडल माने। आप अपना काम इस प्रकार ईमानदारी से करेंगे तो उसका फल भी आपको अवश्य मिलेगा। और बच्चे मेहनत करें, सीखें और किताबों में रुचि लें। ये मेरा बच्चों को संदेश है।
केवल टीवी और मोबाइल को देखकर समय बर्बाद न करें, खुद कुछ करने की कोशिश करें। अपनी एक लाइब्रेरी बनाएं और उसमें किताबों का संग्रह करें। कुछ देखकर भी सीखते हैं हम। एक दोहा भी है, आपने कबीरदास जी का दोहा सुना होगा कि जो गंधी होता है वो कुछ देता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो निकलता है तो उसकी बास सुबास बनकर हम तक पहुंचती है। तो आप किताबों को देखते रहेंगे या उनके पन्ने भी पलटाएंगे तो आपको जरूर प्रेरणा मिलेगी। ऐसी मेरी आप सब लोगों से अपेक्षा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधा जी।